हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12 की जो हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर फिफ्थ रहने वाला है। इससे पहले हमने इससे रिगार्डिंग 4 लेक्चर और डिस्कस किया है। उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक उन चारों लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे नॉन अलायंस समिट जो हुआ था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस लिए गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि जब 1961 से लेकर के अभी तक इसकी टोटल 2012 तक टोटल 12 समिट इसकी हो चुकी है। तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट समिट थे जिसमें इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया की क्या पॉलिसी थी रिगार्डिंग यूएसए से रिलेटेड। फिर डिस्कस करेंगे कि इंडिया की क्या पॉलिसीज थी कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन, यानी कि जो आज के टाइम पे रसिया है। तो ये सब चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है वो किस पैटर्न में चल रही है। तो सबसे पहले ये समझिए, क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की जो फर्स्ट एंड सेकंड बुक है वो कंप्लीट की जा चुकी है और वो प्लेलिस्ट में भी अपलोडेड है। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर इसके ही पैरेलल में हमारा एक स्टैंडर्ड बुक चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का। एम लक्ष्मीकांत का जब हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा तब हम एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट थर्ड है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। और ये इस दोनों पार्ट का आपको 2 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इन सब का लिंक आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा जो 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा है वो हम हर संडे संडे को डिस्कस करते हैं। वो वीडियो रात के 8 बजे अपलोड हो जाती है, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम डिस्कशन है उसमें टोटल हमने 4 यूनिट रखा है। फर्स्ट यूनिट हमारा हिस्ट्री का है, अभी फर्स्ट यूनिट चल रहा है जिसमें हमने एशियन, मिडिवल और मॉडर्न कंप्लीट कर लिया। और अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें इन 27 ईयर में यूपीएससी ने सिर्फ 190 क्वेश्चंस किससे पूछा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। एशियन से कितना पूछा, तो एशियन से 121 क्वेश्चंस पूछा है। मिडिवल से कितना पूछा है, 108 क्वेश्चन पूछा है। और मॉडर्न से कितना पूछा है, 137 क्वेश्चंस यूपीएससी में डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछे गए। जैसे ही हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगा तो सेकंड यूनिट हम पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट होगा हमारा जियोग्राफी से और जो फोर्थ यूनिट होगा हमारा वो होगा इकोनॉमिक्स से। और जो हमारा फिफ्थ यूनिट होगा वो हम साथ साथ में किसको लेके चलेंगे, सी सेट का। तो इस तरीके से हमारा जो वीकली 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो हम हर संडे संडे को करते हैं। और जो हमारा मंडे से लेकर के सैटरडे तक रहता है वो हमारा जो स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पॉलिटी है उसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये वीडियो पैटर्न अभी चल रहा है। तो इससे पहले हमने कोल्ड वॉर एरा से रिगार्डिंग हमने 4 लेक्चर और डिस्कस कर लिया। पहला लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, कोल्ड वॉर क्या है। फिर कोल्ड वॉर के ड्यूरेशंस पे जो 2 पावर ब्लॉक्स इमर्ज होकर के निकले थे, जिसमें आपका नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो था, ये हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। लेक्चर 3 में हमने क्या डिस्कस किया था, लेक्चर 3 में किन कारणों से कोल्ड वॉर हुआ था, जिसमें हमने 3 कारण डिस्कस किए थे, पावर, स्ट्रगल ऑफ पावर, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी और बेनिफिट्स ऑफ मिलिट्री अलायंस विद स्मॉल कंट्री। फिर हमने क्या डिस्कस किया था थर्ड लेक्चर में ही, कि किन कारणों से कोल्ड वॉर और ज्यादा स्पीड यानी कि और ज्यादा बढ़ गया था, जिसमें हमने 7 कारण डिस्कस किया था। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन यानी कि ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल प्लान जो कि यूरोप में था। फिर हमने स्टैब्लिश ऑफ कॉमकॉन के बारे में डिस्कस किया था। बर्लिन की जो नाकेबंदी कर दी गई थी, कोरियन वॉर, जिसमें कि
नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया पे क्या किया था, अटैक कर दिया था। फिर हमने अपोजिशन ऑफ चाइना मेंबरशिप, जिसकी वजह से 1971 में चाइना यूएनओ का मेंबर बना था, इसको भी हमने डिस्कस किया था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। सेकेंड लेक्चर में बस एक इसका ओवरव्यू देखा था। फिर हमने वियतनाम वॉर डिस्कस किया था। फिर हमने थर्ड लेक्चर में भी और क्या डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से कोल्ड वॉर में रिलेक्शंस आए थे। इसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया था। पहला था हमारा न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल, ये हमने लेक्चर 4 में लेक्चर 3 में ही डिस्कस किया था। फिर हमने पॉलिसी ऑफ रिलेक्शंस आइडियोलॉजी स्ट्रगल के बारे में डिस्कस किया था। फिर नॉन अलायंस मूवमेंट कंट्री, जिसमें इंडिया भी शामिल था, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने इकोनॉमिक रीजंस के बारे में डिस्कस किया था। फोर्थ लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, फोर्थ लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था कि जो नॉन अलायंस मूवमेंट है और जो बायोपोलरिटी है, किस तरीके से नॉन अलायंस मूवमेंट के लिए एक चैलेंज बना, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने पहले इसका मतलब समझा था कि बायोपोलरिटी का क्या मतलब होता है। फिर नॉन अलायंस मूवमेंट के जो रोल्स थे उस पर भी डिस्कस किया था हमने। फिर हमने बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें नॉन अलायंस मूवमेंट की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1961 में। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, 27 पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें नॉन अलायंस मूवमेंट कंट्री को भी इनवाइट किया गया था। और इस पे 27 पॉइंट पे क्या किया था, दोनों सुपर पावर के द्वारा 27 पॉइंट पे डिक्लेरेशंस रखे गए थे, ताकि वर्ल्ड लेवल पे सिक्योरिटी और पीस को इस्टेब्लिश कर सके। फिर हमने उस पॉइंट पे डिस्कस किया था कि जिसके उन बातों पे डिस्कस किया था, जिससे कि उन घटनाओं पे डिस्कस किया था, जिससे जो नॉन अलायंस मूवमेंट है उसको एक स्ट्रेंथ मिला था। फिर हमने फोर्थ लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे नॉन अलायंस मूवमेंट को, उस पर हमने डिस्कस किया था और उसका मतलब हमने समझा था। फिर हमने मेन जो ऑब्जेक्टिव थे नॉन अलायंस मूवमेंट के, उस पर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, किस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का विकास हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लेक्चर फिफ्थ यानी कि फिफ्थ लेक्चर है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे आज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। जब फर्स्ट समिट हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट का, तो उसमें इकोनॉमिक इश्यूज को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया था। पहले कॉन्फ्रेंस में डिमांड रखी गई थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यू नेशंस इंडिपेंडेंट होकर के आए हैं, उनको क्या करना है, जो डिपेंडेंट नेशंस है उसको किस तरीके से इंडिपेंडेंट किया जाए। फिर अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट समिट हुआ था 1961 में, उसमें जो प्रॉब्लम थी, जो बर्लिन और जो कैंगो का था, वो ऑल्सो टूवर्ड द मेंबरशिप ऑफ चाइना इन यूनाइटेड नेशंस। यानी कि बर्लिन और जो कांगो की जो समस्या थी, उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन में जो चीन की सदस्यता की ओर में क्या किया था, विश्वास किया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं अटेंशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन वाज अट्रैक्ट, फिर क्या किया गया था 1961 में जो हमारा फर्स्ट समिट हुआ था, उसमें पब्लिक की क्या ओपिनियन होनी चाहिए उसको आकर्षित किया गया था। फिर 19 अगर हम बात करते हैं, लेकिन 1970 में जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो समिट हुआ था, उस पे सबसे ज्यादा रोल किस पे दिया गया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पे डिमांड उसकी की गई थी। फिर बात करते हैं कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के द्वारा जो डिमांड किया गया था इन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट में NIEO कहते हैं, इसमें क्या कहा गया है, डिस्पाइट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस द इमर्जेंस नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका रिमेंड इकोनॉमिकली डिपेंड ऑन द अनइक्वल। यानी कि इसमें कहा गया था कि एशिया और अफ्रीका में जो न्यू इंडिपेंडेंस नेशंस इमर्ज होकर के आए हैं, वो आज भी क्या है, सुपर पावर के ऊपर क्या है, वो डिपेंडेंट है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा था, जिसके वजह से क्या है, इकोनॉमिकल वे पे देखा जाए तो डेवलप और जो न्यू नेशंस कंट्री उनमें एक इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी ज्यादा आ गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है न्यू नेशंस का डेवलप्ड कंट्री पे, वो क्या किया जाए, खत्म किया जाए। और जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, इसकी डिमांड रखी गई थी किसके लिए, कि फिर से एक रीऑर्गेनाइजेशन न्यू इकोनॉमिक स्टैब्लिश की जाए। 1972 में
एक रिपोर्ट रिप्रेजेंट किया गया था यूएनओ के द्वारा कॉन्फ्रेंस में कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप ये समझिए 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि जो नए व्यापार नीति था विकास के लिए, उसको वो टाइटल दिया गया। फिर न्यूली इंडिपेंडेंस जो नेशन थे एशिया और अफ्रीका में, उसको क्या कहा गया था, इसमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का नाम दिया गया था। फिर इसमें ये कहा गया था कि ये जो रिपोर्ट है वो मेजर रिफॉर्म लाएगा इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम में, जिसमें कुछ सुझाव दिए गए थे। तो पहला जो सुझाव दिया गया था वो ये कहा गया था कि जितने भी जो अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री का मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी जो एशिया और अफ्रीका में जो न्यू नेशंस निकल के आए थे, इंडिपेंडेंस न्यू नेशंस निकल के आए थे, वो क्या थे, इकोनॉमिकल वीक थे, तो उन्हीं को क्या कहा गया था, अंडर डेवलप कंट्री आर द स्टिल ओनली प्रोड्यूस और रॉ मटेरियल बिफोर, यानी कि आप ये समझिए कॉलोनियल के टाइम पे जितने भी जो कॉलोनीज कंट्री थे, यानी कि जो गुलाम देश थे, वो क्या करते थे, कॉलोनियल टाइम पे भी वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल ही रिप्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस किया करते थे। तो उसमें ये कहा गया कि जो उनका जो कंट्रोल है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस का जो कंट्रोल है, वो आज भी किनके हाथों में है, पावरफुल नेशंस कंट्री के हाथ में है। किनके हाथ में है, पावरफुल नेशंस के हाथ में है, जिनके वजह से उनका अभी भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो आज भी वो क्या कर रहे हैं, उनका तो उसको क्या कहता है, जिसके वजह से वो लीस्ट पॉसिबल प्राइस उन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो वर्चस्व है, आज भी जो रॉ मटेरियल का जो पावर्स है वो किसके हाथ में है, प्रोड्यूसिंग पावर जो है वो किसके हाथ में, पावरफुल कंट्री के हाथ में। तो पहली तो ये बात कही गई थी उस रिपोर्ट में। सेकंड ये कहा गया था कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। फिर कहा गया था कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसको एबल कर यानी कि उसको कैपेबल बना देना चाहिए, इतना विकसित देशों के द्वारा जो बाजार में अपना जो माल कारखानों में निर्यात वस्तु बेच सके। यानी कि इसमें कहा गया कि जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्री है उसको इतना एबल कर दो कि वो अपने जो रॉ मटेरियल है उससे वो क्या कर सके, कोई भी गुड्स और सेल्स यानी कि गुड्स को बना करके वो डेवलप कंट्री में बेच सके, जिससे कि क्या होगा, उनको एक इकोनॉमिकल प्रॉफिट होगा। फिर क्या सजेशन दिया गया कि इसके लिए ये आवश्यक है कि ये जरूरी है कि जितने भी जो विकासशील देश है, वो जितने भी विकसित देश, यानी कि आप ये समझिए तीसरा सुझाव क्या दिया गया था कि जितने भी जो विकसित देश है वो अल्प विकासशील देशों को क्या करे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए और टेक्निकल यानी कि मॉडर्न टेक्निक प्रोवाइड कराए, जिसके वजह से क्या हो, वो अपने कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स को क्या कर सके, वो प्रोड्यूस कर सके और डेवलप्ड नेशंस में जाकर के वो दे सके। यदि फिर ये कहा गया कि यदि वो टेक्निकल जो मशीन्स है या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो अगर हाई कॉस्ट पे है, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए उसको क्या कर सके, थोड़ी सी पेमेंट कम कर दी, यानी कि उतना हाई पेमेंट अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा कम पैसे ले। ये तीसरा पॉइंट पे एडवाइस दिया गया था। चौथा एडवाइस क्या कहा गया था कि इन ऑर्डर टू स्पीड अप द पीस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट it was the necessary that the advanced nations of the west give economic assistance to the developing country। यानी कि जो आर्थिक विकास की जो गति है उसमें तेजी लाने के लिए यह जरूरी है कि जितने भी जो वेस्टर्न कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, वो जितने भी जो अनडेवलप कंट्री है उसको वो क्या करे, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि आर्थिक सहायता या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प क्या करे, वो प्रोवाइड कराए। ये चौथा उसमें सजेशंस दिया गया था। पांचवें पॉइंट में ये कहा गया था कि जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्री है शुड बी गिव द पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने
के जो निर्णय को जो प्रभावित करने वाली जो शक्ति है विकासशील देशों को भी प्रदान की जानी चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस दिए गए थे किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन, अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, इसमें जिन्होंने न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट पेश किया था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन अलायंस समिट के बारे में। जो नॉन अलायंस समिट है, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1961 में, जिसमें कि क्या है, सिर्फ पॉलिटिकल यानी कि सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ही, या आप कह सकते हैं सिर्फ अपने आप को इंडिपेंडेंस पे ही ज्यादा फोकस किया गया था, यानी कि पॉलिटिकल इशू पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन उसके बाद जो आने वाली जो समिट हुई, जैसे कि 1973 में, जो कि कहाँ हुई थी, अल्जेरिस शिखर सम्मेलन, अगर हम बात करते हैं, जो अल्जेरिस समिट कॉमिडेंट हुआ था, इसमें क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो आई थी उसको क्या की थी, उसमें उनकी जो एक्टिविटीज है उनका क्रिटिसाइज किया गया था, उनकी निंदा की गई थी, जो गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते थे। यानी कि ये समझिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसके बाद जो कुछ नेशंस जो इंडिपेंडेंस इमर्ज होकर के आए थे, उस टाइम पे जो इकोनॉमिक्स थी, कंट्री थी, वो तीन बेसिस पे डिवाइडेड थी। एक हो गया था डेवलप, दूसरा था अनडेवलप यानी कि डेवलपिंग, और तीसरा आपका आ गया था अनडेवलप। ये तीन इकोनॉमिक कंट्रीज इमर्ज होके आई थी। तो जितने भी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थे वो किस में थे, अभी डेवलपिंग में और कुछ अनडेवलपिंग में। तो उनके द्वारा अपने आप को डेवलप और इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या किया गया था, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की गई थी। तो फिर वो 1973 के अंदर जो अल्जीरियस समिट हुआ था, उसमें जो कमेंडेट किए थे, जितने भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो ऑनर्स थे, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, उनका वो क्या किया गया था, पुअर इकोनॉमिक कंट्री के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों? क्योंकि वो उनकी कंट्री की इकोनॉमिक को वो क्या करना चाहते थे, प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर देना चाहते थे। सिक्स्थ समिट जो हुआ था 1979 में, कहाँ हुआ था, हवाना में, जिसमें कहा गया था कि रैपिड एक्शन टू ब्राइड्स द वाइडनिंग गैप बिटवीन पुअर एंड रिच कंट्री। यानी कि 1979 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, सिक्स्थ शिखर सम्मेलन, उसमें गरीब और अमीरी देश के बीच में जो बढ़ते हुए अंतर थे, उसको घटाने के लिए तीव्र यानी कि तेजी से काम करने की कार्रवाई के लिए डिमांड की गई थी कि भाई आज के टाइम पे जो भी रिच कंट्री और जो पुअर कंट्री के बीच में जो इकोनॉमिकल डिस्टेंस है, आप उसको जल्दी से कम कीजिए, इस चीज की डिमांड की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो सेवंथ समिट हुआ था, जो हमारा सातवां शिखर सम्मेलन हुआ था, कब, तो ये हुआ था हमारा 1983 में। 1983 में जिसकी अध्यक्षता, जिसकी लीडरशिप किसके द्वारा की, जिसको प्रेसिडाइज किसके द्वारा किया गया था, हमारे कंट्री की जो फर्स्ट ह्यूमन प्राइम मिनिस्टर है मिसेस इंदिरा गांधी, उनके द्वारा किया गया था। और उन्होंने इस समिट में कहा था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पीस मूवमेंट है वो क्या है, हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये उनके द्वारा कहा गया था। और उसमें ना दो बड़े खतरों के बारे में भी उन्होंने कहा था कि जो पहला खतरा है वो क्या है, संसार का जो वर्ल्ड का जो क्या है, इसमें उन्होंने दो खतरे के बारे में बताया था। पहला बताया था कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो अनजस्टिस इकोनॉमिक है उसके बारे में बताया था, जो कि रिच और पुअर कंट्री के बीच में क्या है, एक इम्फोसिस डिबेट और अनफेवरेबल आइटम ऑफ ट्रेड के बारे में उन्होंने फर्स्ट समिट में कहा था। यानी कि जो कि संसार में अन्यायपूर्ण जो अर्थतंत्र है, क्योंकि अमीर देश कर्ज और व्यापार की प्रतिकूल शर्तें लाकर गरीब देश को और भी ज्यादा गरीब करते हैं या उनको लूटते हैं। पहला खतरा ये बताया। दूसरा खतरा उन्होंने किसके बारे में बताया था, दूसरा खतरा उन्होंने बताया था थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर के बारे में, यानी कि जिसमें सार्वजनिक या सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यानी कि ये समझिए कि 1961 के बाद जो भी नॉन अलायंस मूवमेंट के बारे में जो उसके बाद जितनी भी जो समिट्स हुए, उसके बाद सिर्फ पॉलिटिकल इशू ही नहीं इमर्ज होके आया, जो भी अदर इश्यूज थे उस पे भी फिर डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी और अपनी डिमांड उसमें भी की जाने लगी थी। अब हम बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड कोल्ड वॉर के बारे में।
अगर हम बात करते हैं कि एज द लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो एक ग्रेट लीडर थे, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ वेरी कॉन्शियस ऑफ टू थिंग, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दो बातों के प्रति वो सोचते थे। पहला बात क्या रखा गया था कि भारत को विभिन्न सैन्य संगठनों से अलग हो रहते हुए भी मेरिट और डीमेरिट की बेस पे क्या करना है, उसको क्रिटिसाइज करना है या उनका सराहना करना है। दूसरी बात, शांति और विश्वास में जो, यानी कि बात करते हैं किस बारे में, सेकेंडली क्या था, पीस एंड डेवलपमेंट आर इन, यानी कि इनसेपरेबल, यानी कि अविभाज्य है, अर्थात शांति और अभाव में विकासशील देशों का क्या है, विकास संभव ही नहीं है। शस्त्रों की, यानी कि सशस्त्रों, यानी कि आपकी जो वेपन्स है, आर्म्स की होड़ विश्व शांति को खतरे में डाल सकती है। ये बात किसके द्वारा कहा गया था, तो ये थिंग्स रखे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यही हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि जो नॉन अलाइनमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया के मतलब दुनिया में एक कोने पे जाकर के शांति से बैठ जाए और चुपचाप ये देखता रहे कि विश्व स्तर पर आखिर चल क्या रहा है। अगर हम जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग बात करें, उन्होंने कहा था कि दुनिया से अलग होकर के पक्ष और विपक्ष ना, यानी कि मेरिट और डीमेरिट के बेस पे क्या करना है, सराहना करना, क्रिटिसाइज करना, फेवर करना, वो क्या होगा, एक गुटनिरपेक्ष होगा। किसके बेस पे, मेरिट और डीमेरिट पे। जैसे कि कोरियन वॉर के टाइम पे क्या है, इंडिया के जो कि 1950 में हुआ था, तो इंडिया के द्वारा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया था किसका, नॉर्थ कोरिया का। फिर जब इजिप्ट के अंदर जब अटैक हुआ था, यानी कि इजिप्ट के ऊपर जब 1956 में अटैक किया गया था सुएज कैनाल के लिए, तो उसमें भी इंडिया के द्वारा क्रिटिकली, यानी कि स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया था यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड और फ्रांस का। फिर बात करते हैं सीटों के टाइम पे यूएसए के यानी कि पाकिस्तान के द्वारा सीटों पे एग्रीमेंट साइन कर लेने के बाद, जिसकी वजह से पाकिस्तान का और भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो गया था इंडिया के रिगार्डिंग, तो उस पे भी इंडिया के द्वारा गुटनिरपेक्षता नहीं छोड़ी गई थी। तो सीटों का जो फुल फॉर्म था वो क्या था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही पाकिस्तान के द्वारा सीटों पे साइन किया गया था, तो उस टाइम पाकिस्तान का जो रुख था वो और भी शत्रुतापूर्ण हो गया था भारत के लिए। तो उसके बाद भी इंडिया क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर बना रहा। यही चीज यहाँ पे हिंदी में भी है, तो पीपीटी स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, इसी में जो नॉन अलाइंड नेशंस है हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस एंड disarrangement of all countries. He attacked in such to a way that tensions decreased and the Cold War decreased. यानी कि जो गुटनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र थे, वो सभी देशों की आजादी और निशस्त्रीकरण में खास दिलचस्पी थी। इन्होंने इस तरह काम किया कि जिसके वजह से जो कोल्ड वॉर की जो टेंशंस थी वो क्या हुई थी, डिक्रीज हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नाम ने कोल्ड वॉर के रिलेक्शंस में, रोल प्ले किया था नाम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट नेशंस के द्वारा। नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों में शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने यह भी कहा, यानी कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि रूस और अमेरिका के प्रतिस्पर्धा से कोई भी अनुचित लाभ उठाया जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि इंडियाज पॉलिसीज टुवर्ड अमेरिका ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका के प्रति भारत की क्या नीति थी। अमेरिका चाहता था कि भारत यूएसए के ग्रुप में शामिल हो जाए, इसीलिए मतलब उसके बाद इंडिया एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉट ज्वाइनिंग एनी पावर। तो लेकिन भारत के द्वारा जब ये डिसाइड किया गया कि वो किसी भी सुपर पावर, ना तो वो यूएसए के फेवर में जाएगा
और ना ही यूएसएसआर के फेवर में जाएगा। तो उसके बाद यूएसए का जो रुख था, यानी कि उसके बाद जो यूएसए की जो पॉलिसीज थी वो क्या हो गई, वो पाकिस्तान के फेवर में चली गई, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट में वो किसके पास चली गई, पाकिस्तान के। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के स्ट्रगल के बीच में यूएसए ने हमेशा किसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि जब यूएसए के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया अब यूएसए के ग्रुप में शामिल हो जाए, तो इंडिया ने इस ऑफर को क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। और इंडिया के द्वारा कहा गया था कि वो किसी भी ग्रुप में, किसी भी सुपर पावर के ग्रुप में शामिल नहीं होगा। तो इस बात से नाराज होकर के, इस बात से गुस्सा होकर के यूएसए किसके पास चला गया था, तो पाकिस्तान के पास चला गया था। और हर एक पाकिस्तान और इंडिया के स्ट्रगल में यूएसए ने किसका सपोर्ट किया था, तो पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। अमेरिका ऑफ्टन साइडेड द पाकिस्तान, फिर वो किसके साइड चला गया था, पाकिस्तान के साइड चला गया। और जैसे ही पाकिस्तान के पक्ष में गया, तो यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर अपने कुछ पावरफुल मिलिट्री को क्या किया, स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। फिर ड्यू दिस द रीजन देयर वर क्रैक्स इन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। जैसे ही यूएसए के द्वारा पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री स्टैब्लिश करना शुरू किया और यूएसए ने पाकिस्तान का सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ, तो जिसके वजह से क्या है, इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है उसमें क्रैक यानी कि दरार पड़ना शुरू हो गया। जब अमेरिका के द्वारा नॉर्थ वियतनाम पे बमबार्ड किया गया था, यानी कि बमबारी की गई थी, तो इंडिया के द्वारा स्ट्रांगली बेस पे उसका क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। और जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो अमेरिका ने क्या किया, किसका सपोर्ट किया था, तो वो इंडिया का सपोर्ट ना करके पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। फिर ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर जो 1971 है, उसमें अमेरिका के द्वारा एक्टिवली एडवोकेट केस किया था पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी कि जब 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसमें 97,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा सरेंडर कर दिया गया था इंडियन आर्मी के फ्रंट में, तब यूएसए के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, किसको डिफेंड किया गया था, तो पाकिस्तान को डिफेंड किया गया था। और 1971 वॉर में ही क्या था, तो हमारा एक नया देश इमर्ज होकर के निकला, वो था बांग्लादेश। ड्यूरिंग 1977 और 79 इंडिया मस्ट हैव द वांटेड टू इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विद अमेरिका। लेकिन 1977 के बाद 1977 से 1979 के बीच में इंडिया ने अपने रिलेशन सुधारने चाहे यूएसए के साथ, लेकिन जो इंडियंस थे वो इंडियन सिटीजन्स के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके नहीं करना चाहता था। इसीलिए उस टाइम जो विजिट थे प्रेसिडेंट जेमी कार्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई फ्लैटली रिफ्यूज द साइन ऑफ न्यूक्लियर और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यानी कि ये समझिए कि जब 1979 में जो विजिट थी प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट जेमी कार्टर ने, उस टाइम पे जो हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, वहां पे यूएसए चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे वो साइन कर दे, लेकिन इंडिया के द्वारा ये मना कर दिया गया कि वो इस ट्रीटी पे साइन नहीं करेगा। इंडिया के द्वारा कहा गया कि जिस कंट्री के नेबर में चाइना जो न्यूक्लियर पावर कंट्री हो और उस टाइम पावर अगर नॉन न्यूक्लियर पावर रहे, तो इस कंडीशंस में हम इस ट्रीटी पे साइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया के द्वारा इस सिक्योरिटी को क्या कर दिया गया, इस ट्रीटी को इग्नोर कर दिया गया और इंडिया के द्वारा कहा गया कि हम अपनी सिक्योरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त, इंडिया हैज प्रोवाइड दैट इट विल नॉट बॉर्न डाउन टू अमेरिका प्रेशर। तो इससे क्या समझ में आया, यूएसए को ये समझ में आ गया था कि इंडिया यूएसए के प्रेशर से, इंडिया यूएसए के फ्रंट में झुकने वाला नहीं है। अब देखिए, एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। अब अभी तक तो हमने बात की थी उन टॉपिक्स पे जिससे कि यूएसए और इंडिया का रिलेशंस
क्यों कोल्ड वॉर के टाइम पे खराब रहा था। अब बात करते हैं ऐसे कौन से फील्ड से, ऐसे कौन से एरिया थे जिसमें दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे। अमेरिका ये बात अच्छी तरीके से समझ गया था कि इंडिया उसके दबाव में उसके सामने झुकने वाला नहीं है। इसीलिए 1960 में अमेरिका के द्वारा कुछ लोन प्रोवाइड कराए गए थे भारत को, जिससे फूड रिक्वायरमेंट के लिए। फिर एक्सचेंज किए गए थे दोनों कंट्री के बीच में, जो भी हमारा एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी और कल्चर से रिलेटेड है उसमें भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया गया था। 1974 में अमेरिका के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया गया था भारत को। अमेरिका हैज बीन इंडियाज अ लार्जेस्ट पार्टनर इन ट्रेड, और इस वजह से क्या है, अमेरिका और भारत क्या बना, एक मतलब कह सकते हैं लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बने। दैट्स व्हाई द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैज द फर्दर इंडिया एज द इंटरेस्टेड डेस्पाइट पॉलिटिकल मैन्यूरस। यानी कि अमेरिकी व्यापार में भारत का सबसे बड़ा क्या रह गया, भागीदारी बना। इसलिए राजनीतिक दावपेच के बावजूद भी क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने कभी भी नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया का क्या रुख था, कैसा रिलेशंस था सोवियत यूनियन के साथ। द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशंस ऑफ सोवियत रशिया had greatly influenced some of the young leaders of India। यानी कि ये समझिए सोवियत रूस की जो कम्युनिस्ट क्रांति ने भारत के कुछ युवाओं नेताओं को क्या किया था, और बहुत अधिक प्रभावित किया था। जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट नेता के सभी नीतियों से क्या थे, वो सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सोवियत संघ के औद्योगिक और जो आर्थिक विकास से वो क्या चाहते थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। Jawaharlal Nehru had made it clear throughout his statement that India desired to have a strong relations with Soviet Union। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि भारत महाशक्तियों के संघर्ष से अलग होकर भी यूएसएसआर के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा यानी कि मजबूत बनाएगा। 1949 में भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या है, एक व्यापारिक समझौता हुआ। कोरियन युद्ध जो कि 1950 से लेकर 1953 तक चला था, उसमें भारत ने स्वतंत्र रुख का परिचय देते हुए सोवियत संघ का भी क्या किया था, तो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। There was a marked improvement in the friendly relations between India and Russia during the reign of Khrushchev। यानी कि जब यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति खुवर्चेव बने 1957 से 1964 तक, उस दौरान में भारत और रूस ने अपने रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। भारत ने जब इस्पात के बड़े कारखाने लगाने का निर्णय लिया था, यानी कि इंडिया ने जब डिसाइड किया कि वो स्टील फैक्ट्री अपनी कंट्री के अंदर स्टैब्लिश करेगा, तो रसिया के द्वारा काफी जो टेक्नोलॉजिकल मशीन्स थे, कैपिटल्स थे, वो क्या कराए, प्रोवाइड कराए गए। खुवर्चेव ने साम्राज्यवाद और जो उपनिवेशवाद विरोधी का भी क्या किया, अभियान का एक बहुत तेज यानी कि जो अभियान था उसको बहुत ज्यादा तेज कर दिया, जिसके वजह से जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था उनमें क्या है, जो सोवियत रूस था हमारा, सोवियत संघ था, गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र थे, सहानुभूति उनसे मिली थी। और पश्चिम राष्ट्रों के जो साम्राज्यवाद थे वो क्या हो गए थे, तो ध्वस्त हो गए थे। उस टाइम क्या हो गई, जैसे ही यूएसएसआर के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाने लगा और जो उपनिवेशवाद की जो विरोधी अभियान थे उसको तेजी दी गई, तो उसके बाद जितने भी यूरोपियन कंट्री की जो कॉलोनियल पॉलिसीज आ रही थी वो सारा क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म, कोलैप्स हो गया। अगस्त 1968 में सोवियत यूनियन एंड इट्स अलाई ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड, हंगरी एंड बुल्गारिया इन्वेंटेड गोवर्च यानी कि चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया। यानी कि अब ये समझिए अगस्त 1968 में सोवियत संघ और उसके जो सहयोगी राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया गया था, चेकोस्लोवाकिया पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। रूस के नेताओं के जो इस कर्तव्य के क्या है, जो लोकतांत्रिक देश ही नहीं के भांति भारत ने भी कड़ी निंदा इसकी की थी। उसके बाद देखिए 1971 में रसिया के द्वारा सपोर्ट किया गया था किसमें, क्वेश्चंस ऑफ बांग्लादेश। यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जो हुआ था 1971 में, तो उस टाइम पे यूएसए ने किसका सपोर्ट किया था,
यूएसए ने किया था पाकिस्तान का सपोर्ट। और उस टाइम हमारा सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। तो इसके बाद 9 अगस्त 1971 को इंडिया और रसिया के द्वारा, यानी कि जो यूएसएसआर था उसके द्वारा एक 20 ईयर पैक्ट यानी कि साइन किया गया, जिसके वजह से वेस्टर्न कंट्री के द्वारा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया था इंडियन रशिया ट्रीटी को। फिर उसमें क्या कहा गया कि इंडिया ने गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट को छोड़ करके वो सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया है, जबकि ये सिर्फ 20 ईयर ही प्लान एक्ट था। उसके बाद देखिए, इनफैक्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस वी गॉट द बिग बूस्ट फ्रॉम द ट्रीटी बिकॉज इन दिस डे अमेरिका वाज अ पेंटिंग पाकिस्तान ऑन द बैक। इन 1979 a joint यानी कि communique was issued by India and Russia in which Indian Ocean was declared a peace zone। यानी कि वास्तव में जब बांग्लादेश संकट के दौरान इस संधि से हमें बड़े हमले मिले, क्योंकि उन दिनों पे अमेरिका पाकिस्तान की पीठ पे थपथपा रहा था। 1979 में भारत व रूस के द्वारा एक संयुक्त, अगर हम बात करते किसके द्वारा, एक इंडियन ओशियन पीस को क्या किया गया, एक शांति क्षेत्र घोषित कर दिया गया। फिर रसिया इन्वेस्टिगेशंस इन अफगानिस्तान, यानी कि जब रसिया के द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया गया, दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल मैटर थे, उसमें जब सोवियत यूनियन के द्वारा इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप किया गया था, तो इससे क्या है, शीत युद्ध एक बार फिर से जो बहुत उग्र हो गया था, अपनी सीमा तक पहुंच गया था, जिससे कि कोल्ड वॉर और ज्यादा फ्रेंच हो गया था। उसमें क्या है, जो चला गया था, अमेरिका ने इस हस्तक्षेप का बहाना बना करके सोवियत खतरे से पाकिस्तान की रक्षा के लिए क्या है, उसे हथियार देने की घोषणा कर दी। भारत व अन्य जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं की वापसी की भी उसमें क्या की गई, तो डिमांड यानी कि मांग की गई। इंदिरा गांधी पीस प्राइज टू प्रेसिडेंट खोफरचेव, यानी कि 1988 में जो रशियन प्रेसिडेंट थे खोफरचेव, भारत के अंदर विजिट किए और उन्होंने अटेंड किया क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ सोवियत उत्सव जो भारत के अंदर किया जा रहा था। तो ही वाज अवॉर्डेड उस टाइम पे, तो उनके द्वारा इंदिरा गांधी को पीस प्राइज फॉर द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस ऑन द फील्ड ऑफ पीस, डिस्क्रिमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम पे उन्हें क्या दिया गया, एक पीस प्राइज भी दिया गया। तो ये थे हमारे उस टाइम पे इंडिया की पॉलिसी यूएसएसआर के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तब हम अपने लेक्चर 6 को डिस्कस करेंगे। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो इसीलिए हमने उसको 5th लेक्चर में कंप्लीट ना करके उसको लेक्चर 6 तक ले गए। लेक्चर 6 में आपको ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि 2 बायोपोलैरिटीज का एंड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।